नमस्कार दोस्तों। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज की सेक्शन में पढ़ेंगे हम सेक्शन 36 भारतीय साक्ष्य अधिनियम। यही सेक्शन पहले सेक्शन 42 इंडियन एविडेंस एक्ट हुआ करती थी। चेंज के मामले में अगर बात करें तो कंटेंट में कोई चेंज नहीं आया है और ये सब चैप्टर पढ़ता है जजमेंट्स ऑफ कोर्ट्स व्हेन रेलेवेंट, कि जो न्यायालय के निर्णय होंगे वो कब सुसंगत होंगे। इसके बारे में सबसे पहले हमने कॉमन सेक्शन थी जो सेक्शन 37 पढ़ी, उसके बाद 34 पढ़ी, फिर 35 पढ़ी, अब 36 की बारी है और इसके बाद में जो 37 है ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उसके आगे 38 लास्ट सेक्शन बचेगी। देखिए बहुत छोटी सी सेक्शन है बट इस सेक्शन को मैं एक इलस्ट्रेशन के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि वो इलस्ट्रेशन आपकी जो पहली देखी हुई वीडियोस हैं इनके बारे में भी आपकी जो याददाश्त है, रिटेंशन पावर है, उसको टेस्ट करें। बट फटाफट से मैं इसकी लैंग्वेज एक बार दिखा देता हूं आपको, कहती क्या है। बहुत छोटी सी लैंग्वेज है। जजमेंट्स, ऑर्डर्स, डिक्रीज, वही तीन बातें, जेओडी, जजमेंट, ऑर्डर्स, डिक्रीज, इन्हीं को चेक करना है कि ये सुसंगत होंगे या नहीं होंगे। लेकिन ये जजमेंट, ऑर्डर्स और डिक्री हैं कौन से, वो अलग अलग सेक्शन में अलग अलग बताए गए। तो इस सेक्शन में लिखा है अदर देन दोज मेंशन्ड इन सेक्शन 35। ये ऐसे ऑर्डर, ऐसे जजमेंट और ऐसी डिक्री हैं जो सेक्शन 35 में नहीं लिखी हुई थी। तो अब आपके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए कि सेक्शन 35 में क्या लिखा हुआ है। जिन्होंने ऑलरेडी वीडियो देखी होगी तो समझ जाएंगे क्या लिखा है, पर जिन्होंने नहीं देखी कोई बात नहीं, उनके लिए भी मैं बता देता हूं। उन्होंने बताया है सेक्शन 35 में कि केवल और केवल 4 टाइप की ज्यूरिसडिक्शंस में दिए गए जजमेंट, ऑर्डर और डिक्री होने चाहिए। 4 के बाहर के जो जजमेंट्स हैं वो सेक्शन 35 में नहीं बताए गए। अर्थात इस सेक्शन में कहना चाह रहा है कि जो सेक्शन 35 में 4 टाइप के ज्यूरिसडिक्शन में पास की गई जजमेंट, डिक्री और ऑर्डर हैं, उनसे अलग जो जजमेंट हैं, ऑर्डर हैं और डिक्री हैं वो यहां पर रेलेवेंट हो सकते हैं। लेकिन कब? देखिए सेक्शन 35 के लिए 4 टाइप की ज्यूरिसडिक्शन, तो सेक्शन 35 को ओपन नहीं छोड़ दिया कि सेक्शन 35 की 4 ज्यूरिसडिक्शन को छोड़ दो, बाकी जो कोर्ट की जजमेंट्स हैं, डिक्री हैं, ऑर्डर हैं, वो सब सेक्शन 42 में या सेक्शन 36 में रेलेवेंट हो जाएंगी। नहीं, ऐसा नहीं। लेकिन यहां पर एक ही बात है, बस एक ही इंग्रेडिएंट है इस सेक्शन का कि वो जजमेंट, ऑर्डर था कैसा। तो उन्होंने पहले तो ये बोल दिया कि ये 3 बातें, ऑर्डर, डिक्री, जजमेंट, जो सेक्शन 35 से अलग हैं, आर रेलेवेंट, सुसंगत होंगे। लेकिन अब कंडीशन लगाई, इफ दे रिलेट टू मैटर्स ऑफ अ पब्लिक नेचर, दे रिलेट टू मैटर्स ऑफ अ पब्लिक नेचर। बस इतना सा इंग्रेडिएंट है एक्चुअल में इस सेक्शन 36 का। अगर आपको ये पता है कि पब्लिक नेचर के कौन कौन से मैटर्स होते हैं तो ये सेक्शन कंप्लीट, इसमें कुछ भी नहीं। बट ये पब्लिक नेचर के जो मैटर्स हैं ये क्या होने चाहिए? ये रेलेवेंट होने चाहिए टू द इंक्वायरी। किसी सूट में, किसी मैटर में अगर एक ऑलरेडी इंक्वायरी चल रही है, उस इंक्वायरी में ये मैटर जो पब्लिक नेचर का है ये ऑलरेडी रेलेवेंट था। देखिए इस 2 जगह रेलेवेंट लिखा है कि ये एक रेलेवेंट लिखा और दूसरा रेलेवेंट यहां लिखा है। इसका मतलब यह है कि इस सेक्शन में 2 बात रेलेवेंट हैं, लेकिन कब कब के लिए, कौन कौन सी बातें, तो ये थोड़ा बाइफरकेट करना आपको आना चाहिए। तो यहां पर जो पहला रेलेवेंट लिखा है तो वो तो बताया है इन जजमेंट, ऑर्डर और डिक्री के लिए कि ये रेलेवेंट होंगे, और जो दूसरा रेलेवेंट लिखा है ये लिखा है ये मैटर रेलेवेंट होना चाहिए। पहले ये कंडीशन वाला रेलेवेंट है कि ये मैटर रेलेवेंट होना चाहिए। बट क्यों होना चाहिए? क्योंकि ये पब्लिक नेचर का है, ऐसा मैटर है, लोक प्रकृति का है, इसलिए ये रेलेवेंट है किसी इंक्वायरी में। ऑलरेडी कोर्ट के सामने एक इंक्वायरी चल रही है, उसमें एक ऐसा मैटर है जो लोक प्रकृति का है, पब्लिक नेचर का है और वो रेलेवेंट है। देन इससे रिलेटेड अगर कोई जजमेंट ऑलरेडी है, डिक्री है या ऑर्डर है, तो फिर वो रेलेवेंट हो जाएगा इस इंक्वायरी।
और जैसे कि सेक्शन 35 में दो पार्ट थे, पहला पार्ट बताता था रेलेवेंसी और दूसरा पार्ट बताता था एविडेंशियरी वैल्यू ऑफ सच जजमेंट, डिक्री और ऑर्डर। तो वो जजमेंट्स, वो ऑर्डर और डिक्री जो चार टाइप की जुरिस्डिक्शंस में दिए गए, कौन सी चार टाइप की जुरिस्डिक्शंस आपको एक बार फिर से बता दूं, प्रोबेट, मैट्रिमोनियल, इंसॉल्वेंसी, एडमिरल्टी। इन जजमेंट में जो दिए गए चार, ये जजमेंट तो उस सेक्शन का 35 का सेकंड पार्ट बताता है कि भैया ये कंक्लूसिव नेचर के होंगे, अर्थात पहले कभी ये डिसाइड हो चुका है मैटर, तो अब दूसरे मैटर में सिर्फ जजमेंट दे देना ले जाकर, वो मैटर डिसाइड हो जाएगा और उसके लिए दूसरी पार्टी को अलाउ भी नहीं किया जाएगा, परमिट नहीं किया जाएगा कि वो किसी और एविडेंस से इसको डिस्प्रूव कर दे। लेकिन यहां पर भी सेकंड पार्ट, इसी सेक्शन का सेकंड पार्ट इसकी एविडेंशियरी वैल्यू बताता है। क्या कहता है? बट सच जजमेंट, सच जजमेंट मतलब ये वाले जो जजमेंट हैं अदर देन सेक्शन 35 हैं और वो पब्लिक नेचर को उन्होंने डिसाइड किया है, पब्लिक नेचर के मैटर को डिसाइड किया है। Such judgment, orders or decree are not conclusive proof of that which they state. Of that which they state मतलब कि ये जो मैटर है जिसे हम पब्लिक नेचर का कह रहे हैं, इसके रिगार्डिंग जो पहले ये जजमेंट और डिक्री और ऑर्डर आए हैं, इनके अंदर जो बातें कही गई वो कंक्लूसिव नेचर की नहीं होंगी। अर्थात कि एक मैटर में कोई पब्लिक नेचर के फैक्ट को डिसाइड कर दिया गया, अब दूसरे में ये रिलेवेंट तो हो गया क्योंकि पब्लिक नेचर का है, बट दूसरी पार्टी को अभी भी राइट है कि वो इसको डिस्प्रूव कर सकता है एविडेंस लाकर। इस सेकंड पार्ट का ये मतलब है। अब इसको मैं आपको समझाना चाहूंगा, इसमें एक ही बात समझने की है और वो है मैटर्स ऑफ पब्लिक नेचर। मैं इसको समझाऊंगा, इससे पहले मैं आपको एक इलस्ट्रेशन दिखाना चाहता हूं। उस इलस्ट्रेशन से आपकी जो रिटेंशन पावर है वो भी टेस्ट होगी। देखिए, मैं यहां पर एक इलस्ट्रेशन देता हूं, एक पार्टी ए है और एक पार्टी बी है। यहां ए ने सू किया है बी को, थोड़ा सा अटेंशन चाहिए आपकी। ए ने सू किया बी को, तो ए पिटिशनर, बी डिफेंडेंट और रेस्पोंडेंट, व्हाटएवर मे बी। यहां पे क्वेश्चन क्या था कि एक ही एक लैंड है और इस लैंड में से ये बी निकल कर जा रहा था, ये बी ऐसे निकल कर जाता है। किसकी लैंड है ये? लैंड है ए की। तो ए ने कहा बी के लिए कि आपने मेरी प्रॉपर्टी पर ट्रेसपास किया है, अतिक्रमण किया है आपने मेरी प्रॉपर्टी पर। तो ए ने एक सूट डाल दिया बी के अगेंस्ट कि आपने मेरी प्रॉपर्टी पर अतिक्रमण किया है, तो आप मुझे डैमेजेस दीजिए। अब ये मैटर डिसाइड हो गया। ये सपोज सूट नंबर 1 है, ये मैटर हो गया डिसाइड, और ये डिसाइड ऐसे हुआ बी के फेवर में, जिसको कहा जा रहा है कि उसने अतिक्रमण किया है, ट्रेसपास किया है उसके फेवर में, अर्थात ये ए के अगेंस्ट डिक्री आई है। और क्यों आई और क्या बोला गया है जजमेंट में? ये कहा कोर्ट ने, पूरे मैटर्स को इंक्वायरी करने के बाद, डिसाइड करने के बाद ये कहा कि ये जो लैंड है जिसे ए अपनी बता रहा है, ये तो पब्लिक लैंड है, लोक प्रॉपर्टी, लोक संपत्ति है और इस पर से सभी कोई निकल कर जा सकते हैं। तो यहां से जब बी निकल कर जा रहा था तो इसने कोई भी ट्रेसपास नहीं किया है। ट्रेसपास की कंडीशन होती है कि ये प्रॉपर्टी ए की होनी चाहिए और साथ में ए के पोजेशन में भी होनी चाहिए, लेकिन क्रिमिनल ट्रेसपास के लिए ओनरशिप की आवश्यकता नहीं होती। तो यहां पर डिसाइड हो गया कि ये जो प्रॉपर्टी जिसको ए अपनी बता रहा है, ये तो पब्लिक इंटरेस्ट की प्रॉपर्टी है, ये तो पब्लिक वे है, पब्लिक का रास्ता है, कोई भी जा सकता है, आ सकता है। इट मींस यहां पर जो एक डिक्री आई, ये डिक्री किसको फेवर किया? बी को फेवर किया, ए के अगेंस्ट हुआ। अब कुछ दिन बाद सी भी यहां से निकल कर जाने लग गया, इसी प्रॉपर्टी से सी निकल कर जाने लग गया कुछ दिन बाद। अब फिर से ए ने सी के अगेंस्ट एक सूट डाला, सेम सूट ए ने सूट डाला है सी के अगेंस्ट, ये सूट नंबर 2 है। अगेन यहां पर ए पिटिशनर है
सी डिफेंडेंट है और इसी प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग है, और वही कह रहा है कि सी ने ट्रेसपास किया है। सी फिर से यही कह रहा है कि जी ये तो पब्लिक लैंड है, पब्लिक वे है, कोई ट्रेसपास नहीं बनता है। तब सी ने क्या किया कि जो सूट नंबर ए में जजमेंट था, ए और बी के बीच सूट नंबर ए का जो जजमेंट था उसको उठाकर यहां पर पेश कर दिया, इस दूसरे नंबर सूट में पेश कर दिया सी ने। अब मेरा आपसे क्वेश्चन कि क्या यहां पर ये जो डिक्री आई थी या जजमेंट था, ये इस दूसरे वाले सूट में एज पर सेक्शन 34 करस्पॉन्डिंग टू सेक्शन 40 इंडियन एविडेंस एक्ट एज ए रेस जुडिकेटा, एज ए रेस जुडिकेटा रेलेवेंट होगा? क्या करेगा ये जजमेंट और डिक्री? इस सूट को फर्दर प्रोसीड करने से रोक देगा। रोक देगा नहीं रोकेगा, क्योंकि कहेगा देखिए इसको तो आप बेकार चला रहे हैं, यही इशू तो ऑलरेडी माननीय कोर्ट ने इस सूट में डिसाइड कर दिया कि पब्लिक नेचर की लैंड है, तो मैं पब्लिक नेचर की लैंड से पास कर रहा हूं, मैंने ट्रेस पास कैसे कर दिया? तो क्या ये डिक्री, ये सूट और जजमेंट यहां से जो आया, क्या सूट नंबर 2 में एज ए रेस जुडिकेटा सेक्शन नंबर 34 वहां रेलेवेंट हो जाएगा क्या? वीडियो को पॉज करना है, आपको जवाब देना है, क्योंकि आप बहुत सारी बातें पढ़ चुके हैं और इस वीडियो से ना आपका एक कंक्लूजन आ जाएगा, इसके बाद में आप कंफ्यूज नहीं होंगे। पहला क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन कि सेक्शन 35 कहती है एंड सेक्शन 41 इंडियन एविडेंस एक्ट एंड 35 बीएससी ये कहती है कि ये पहले वाला जो पहले सूट का जो जजमेंट, डिक्री और ऑर्डर है, ये दूसरे सूट के जजमेंट, दूसरे सूट के प्रोसीडिंग्स में रेलेवेंट होगा। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि इस मैटर में जो सूट 1 में डिक्री की माननीय कोर्ट ने, क्या यहां पर इस अगले सूट को रोकने के लिए यहां पर हम दे सकते हैं इसको उठाकर अंडर सेक्शन 35 बीएससी? दूसरा क्वेश्चन, वीडियो को पॉज करिए, दोनों क्वेश्चंस के आप जवाब दीजिए, बिना जवाब दिए कमेंट करके बताइए, आप बिना जवाब दिए प्लीज आगे मत बढ़िए। अगर आपने ऑलरेडी वीडियो देखी हुई है तो, नए हैं तो आप कोई बात नहीं आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों, आपको इस चैनल पर जो वीडियो है पहले 24 घंटे में सबको मिलेंगी, और पहले 24 घंटे के बाद अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपने जवाब दे दिए होंगे, तो मैं आगे बढ़ता हूं। देखिए, पहला क्वेश्चन मेरा ये था कि सूट 1 में जो डिक्री आई, क्या ये सूट 2 में ये सी लेकर आ सकता है इस सूट को स्टॉप करने के लिए, इसका कॉग्निजेंस ना हो या इसका ट्रायल ना चले? एज ए रेस जुडिकेटा नहीं ला सकता। जवाब इज नो, नहीं ला सकता। रीजन, रेस जुडिकेटा के लिए आपको ध्यान रखना है, इसीलिए मैं कह रहा था कि सारा आपको कंक्लूजन मिल जाएगा इस वीडियो में। रेस जुडिकेटा के लिए सेक्शन 34 के लिए आप ध्यान रखिए कि पार्टीज सेम होनी चाहिए या उन पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट होने चाहिए, प्रतिनिधि होने चाहिए। अगर पहले सूट में पार्टी ए एंड पार्टी बी थे, तो दूसरे सूट में भी पार्टी ए और पार्टी बी ही होने चाहिए, जो कि यहां पर ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती है। इसलिए एज ए रेस जुडिकेटा ये सेक्शन 34 बीएससी में रेलेवेंट नहीं हो सकता, पहले सूट की डिक्री, पहले सूट का ऑर्डर और जजमेंट। तो पहली बात तो आपका जवाब मिल गया कि सेक्शन 34 में ये रेलेवेंट नहीं होगा। अब दूसरा क्वेश्चन, क्या सेक्शन 35 में रेलेवेंट हो जाएगा? तो सेक्शन 35 के लिए मैंने आपको बताया कि ये जो मैटर डिसाइड हुआ है, इस मैटर ने कोई करेक्टर किसी पर्सन को दिया हो, लीगल करेक्टर, या किसी पर्सन से लीगल करेक्टर लिया हो। दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं सेक्शन 35 के लिए, किसी भी पर्सन को कोई लीगल करेक्टर दिया हो या उससे लीगल करेक्टर लिया हो, या फिर ऐसे लीगल करेक्टर का किसी पर्सन को एंटाइटल बताया हो, या फिर किसी थिंग के लिए किसी पर्सन को एंटाइटल बताया हो। इट मींस या तो किसी पर्सन को कोई स्टेटस दिया है,
या स्टेटस लिया है या किसी पर्सन को कोई टाइटल दिया है। ये तो हुई एक बात सेक्शन 35 के लिए। अब जो दूसरी बात है वो दोनों ही बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात है कि ये सब कुछ केवल और केवल 4 में से किसी एक ज्यूरिसडिक्शन में हुआ हो, किसी एक मैटर में हुआ हो, किसी एक अधिकारिता वाले क्षेत्र में हुआ होना चाहिए और वो 4 में से एक आपको तलाश करना है, क्या ये मैटर प्रोबेट से रिलेटेड है, वसीयत से रिलेटेड है, नहीं ट्रेसपास से है। क्या ये मैटर मैट्रिमोनियल से रिलेटेड है, विवाह से रिलेटेड है, नहीं है। क्या ये मैटर एडमिरलिटी से रिलेटेड है, नहीं है। सिप से रिलेटेड नहीं है। क्या ये मैटर इंसॉल्वेंसी से रिलेटेड है, दिवालियापन से रिलेटेड है, नहीं है। अगर इन 4 में से कोई नहीं है तो सेक्शन 35 के इन्वोक होने का तो क्वेश्चन ही नहीं उठता। अर्थात यहां सूट 1 में जो डिक्री जजमेंट और ऑर्डर आया, ये सूट 2 में रिलेवेंट नहीं होगा अंडर सेक्शन 35। 34 में भी नहीं हुआ, 35 में भी नहीं हुआ। अब 36 क्या कहती है कि ऐसा जजमेंट होना चाहिए जो 35 में नहीं था। तो ये तो क्लियर हो गया कि 35 में नहीं है, अदर देन 35 है। और 34 में हो नहीं सकता क्योंकि पार्टीज अलग अलग हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव भी नहीं है, एकदम डिफरेंट पार्टी है तीसरी। हाँ, अगर यही मानो कि अगर यही सूट ये बी का रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट होता, ए उसके अगेंस्ट लाया होता, तो फिर सेक्शन 34 में एज ए रेस जुडिकेटा वो रेलेवेंट हो जाता। लेकिन यहां पार्टीज नहीं है, अलग अलग पार्टीज है, तो सेक्शन 36 यहां पर एप्लीकेबल होगी। और सेक्शन 36 के लिए आपको ध्यान रखना है कि एक तो सेक्शन 35 से अलग ज्यूरिसडिक्शन थी, वहां 4 ज्यूरिसडिक्शन उनसे अलग थी। और दूसरी बात आपको 34 भी चेक कर लेना है कि कहीं ये पार्टी सेम तो नहीं है, कहीं रेस जुडिकेटा तो नहीं है, ये उनके रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट तो नहीं है। इन दोनों में नहीं आता है तो देन आपको चेक करना है कि क्या ये जजमेंट डिक्री और ऑर्डर है और क्या ये फाइनल है। बेशक फाइनल वर्ड नहीं यूज हुआ यहाँ पर, बट स्टिल वो फाइनल, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जिन्होंने ये लॉ लिखा था स्टीफन साहब, उन्होंने अपना एक डाइजेस्ट दिया था लॉ ऑफ एविडेंस, उसमें आर्टिकल 39 उन्होंने लिखा और उन्होंने लिखा है कि इन सेक्शंस में जहां जहां जजमेंट ऑर्डर और डिक्री वर्ड यूज हो रहा है, हालांकि उन्होंने केवल जजमेंट लिखा है, तो वो फाइनल जजमेंट है। और फाइनल कब होगा वो मैं 2 वीडियोस में ऑलरेडी बता चुका हूं कि या तो अपील ही लाई ना करती हो, अपील लाई करती है तो पार्टीज ने प्रेफर नहीं किया, और अपील लाई करती है पार्टी ने प्रेफर भी कर लिया है तो वो डिसाइड, देन कोई जजमेंट या ऑर्डर डिक्री फाइनल होते हैं। तो यहां पर अब ये चेक करना है सेक्शन 36 के लिए कि क्या ये जो मैटर डिसाइड हुआ है ये पब्लिक नेचर का है। क्या मैटर डिसाइड हुआ है कि इस लैंड पर जिसे ए बता रहा था क्या सभी के आने जाने का रास्ता है। यस, यही मैटर डिसाइड हुआ कि हाँ इस लैंड से तो सब जा सकते हैं क्योंकि पब्लिक लैंड है, पब्लिक वे है, अर्थात पब्लिक नेचर का है। तो ऐसे जजमेंट डिक्री और ऑर्डर जो रिलेटेड हो पब्लिक नेचर के मैटर्स, तो पब्लिक नेचर का मैटर, अब यहां से आप समझ रहे हैं कि क्या होता है पब्लिक नेचर का मैटर। पब्लिक नेचर का मतलब वो ऐसा जो सभी के इंटरेस्ट का हो, जिसमें सभी का इंटरेस्ट कहीं ना कहीं हो। उस लैंड से अगर कोई भी निकलने लगे तो उसका इंटरेस्ट क्रिएट होगा कि ये तो पब्लिक वे, मैं तो यहां से जा सकता हूं, मेरा राइट है। इंटरेस्ट का मतलब हित, उस रास्ते से उस सब्जेक्ट मैटर पे सबका हित। अभी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात और बताऊंगा दोस्तों में, जो मैंने पिछली वीडियो में छेड़ा था वो क्वेश्चन, यहां पर मैं अपने व्यू देना चाहूंगा, क्योंकि लैंग्वेज को हमें पढ़ना है और केवल जो इलस्ट्रेशन यहाँ बुक में दिए गए वहीं तक लिमिटेड नहीं रहना, अपने माइंड को एक्सपेंड करना है कि क्या मेरे माइंड में जो इलस्ट्रेशन आ रहा है वो सेक्शन 36 में फिट बैठता है क्या, वो मैं अभी आपको थोड़ा सा बताऊंगा। तो मैटर हम जान लेते हैं कि पब्लिक नेचर के मैटर्स कौन कौन से हो सकते हैं। मैं कुछ इलस्ट्रेशन दे रहा हूं, कोई एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं, कंप्लीट लिस्ट नहीं बता रहा हूं। देखिए पब्लिक कस्टम्स की अगर बात होती है, लोक रूढ़ी कि भाई किस तरीके की प्रथा है, क्या रीति रिवाज है, कस्टम्स हैं, उसके ऊपर किसी कोर्ट ने ऑलरेडी एक जजमेंट दे दिया है। एक और इंपॉर्टेंट बात लौट के आता हूं कि ये जो यहां पर लैंड थी ये पब्लिक नेचर की है, ऐसा जो डिसाइड किया
ये पहले सूट में ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है, लेकिन इस सूट में रेलेवेंट होना चाहिए। इस सूट में क्या होना चाहिए? रेलेवेंट होना चाहिए दूसरे वाले सूट में, और पहले में डिसाइड हो चुका हो यही पॉइंट, देन यहां का जजमेंट, डिक्री और ऑर्डर यहां रेलेवेंट। तो दो बार जो रेलेवेंट हो रहा था उसको समझाने के लिए मैं नोट कराया। तो अगर मान लो राइट ऑफ प्रीएम्प्शन है, राइट ऑफ प्रीएम्प्शन का मतलब, प्री का मतलब पहले और एम्प्शन का मतलब खरीदना। कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, मेरे बिल्कुल रिश्तेदार हैं, मेरे अपने हैं, भाई बहन हैं, चाचा ताऊ हैं, उनकी प्रॉपर्टी है, वो अपनी प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं। तो पहले राइट किसका है? खरीदने का। जो उनके नियर एंड डियर है, जो उनके बिल्कुल पड़ोसी हैं, उनका राइट है पहले खरीदने का, और वो एक सूट ला सकते हैं पार्टी बनाते हुए दूसरे जो पर्सन बेचना चाहता है, और ये कह सकते हैं कि यस, अगर ये बेचना चाहता है तो पहले ये मुझे बेचेगा, ऑन मार्केट रेट में बेचेगा। ऐसे नहीं कि कुछ भी मांगता रहेगा, तो फिर कोर्ट डिसाइड करेगा कि हाँ मार्केट रेट ये है, आप इनको बेच दीजिए। उसको सुनेगा, दोनों को सुनने के बाद केस डिसाइड होगा। इट मींस अगर राइट ऑफ प्रीएम्प्शन है, तो जिसे हिंदी में बोले ना पूर्व क्रय का अधिकार, या राइट ऑफ वे है, रास्ते का अधिकार है, राइट ऑफ फिशरी है, मछली का पकड़ने का अधिकार है, राइट ऑफ फेरी, जल में जो अपना इधर से उधर यात्रियों को ले जाना, सामान को ले जाना, और राइट ऑफ ड्रॉइंग वाटर फ्रॉम अ वेल, किसी कुएं से पानी निकालने का अधिकार है, पब्लिक नेचर का होता है, या फिर किसी पौंड से, तालाब से पानी लेने का अधिकार है, वो पब्लिक नेचर का होता है। और जो मान लो इस लिस्ट में नहीं है, तो आपको चेक करना है कि क्या ये मैटर ऐसा है जो पब्लिक एट लार्ज से कंसर्न रखता है, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति से नहीं, पब्लिक एट लार्ज से कंसर्न रखता हो, उनसे रिलेटेड हो, तो ऐसे सभी मैटर्स पब्लिक मैटर की कैटेगरी में आ जाएंगे। और इस मैटर को पहले किसी सूट में डिसाइड कर दिया गया है, और यही मैटर किसी दूसरे सूट में रेलेवेंट है, तो पहले सूट में दिया गया जजमेंट, ऑर्डर और डिक्री दूसरे सूट में रेलेवेंट हो जाएगा। ये बात बताती है सेक्शन 36। तो सेक्शन 36 को आप समझ गए होंगे, लेकिन रुको, मैंने पीछे बताया था आपको कि एक करेक्टर होता है लेजिटिमेसी। लेजिटिमेसी का मतलब है कि एक बच्चे को करेक्टर दे दिया गया कि ये बच्चा लेजिटिमेट बच्चा है, इस पर्टिकुलर पर्सन का ही बच्चा है। उसके लिए क्या ये करेक्टर दिया जाना सेक्शन 35 भारतीय साक्ष्य अधिनियम में रेलेवेंट है? तो आप ध्यान दीजिए कि करेक्टर तो दिया गया है, इस बच्चे को लीगल करेक्टर दिया गया है, बट लीगल करेक्टर के साथ साथ आपको 4 ज्यूरिसडिक्शन भी चेक करनी है कि इन 4 में से कोई एक ज्यूरिसडिक्शन में दिया गया क्या ये लीगल करेक्टर? क्या ये प्रोबेट में दिया गया? नहीं। क्या ये मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट में दिया गया? नहीं। क्या ये इंसॉल्वेंसी में दिया गया? नहीं। क्या ये एडमिरल्टी में दिया गया? नहीं। तो सेक्शन 35 में तो रेलेवेंट नहीं हुआ। अब सेक्शन 36 क्या कहती है कि पहली कंडीशन है कि वो ऑर्डर, डिक्री और जजमेंट सेक्शन 35 में रेलेवेंट ना हो। तो ये लेजिटिमेसी का जो करेक्टर दिया गया, किसी बच्चे को धर्मज बताया गया, ये सेक्शन 35 में रेलेवेंट नहीं है। तो पहली कंडीशन सेक्शन 36 की पूरी हो गई। अब दूसरा कि ये जो जजमेंट, ऑर्डर या डिक्री आया है, ये ऐसे मैटर को डिसाइड किया है इसने, मैटर ऑफ पब्लिक नेचर। अब आपको ये चेक करना है कि क्या ये पब्लिक नेचर का है लेजिटिमेसी। किसी बच्चे को धर्मज बता दिया, क्या ये पब्लिक नेचर का है? अब सभी के लिए ये बच्चा है क्या? उस पर्टिकुलर व्यक्ति का होने के नाते किसी और के लिए भी कहीं और अपना इंटरेस्ट क्रिएट कर सकता है, अपना राइट मांग सकता है, कुछ और कर सकता है। तो आपसे थोड़ा सा मैं जवाब चाहूंगा कि क्या लेजिटिमेसी का जो करेक्टर दिया गया, यहां जो डिसीजन आया, ये पब्लिक नेचर का है क्या? और अगर पब्लिक नेचर का है, और मान लीजिए सूट 1 में डिसाइड हो चुका है ऑलरेडी, एंड सूट 2 में यही फैक्ट कि ये बच्चा लेजिटिमेट है या नहीं है, यहां रिलेवेंट है,
तो फिर सूट 1 में दिया गया डिसीजन सेक्शन सूट 2 में रिलेवेंट होगा सेक्शन 36 में। अगर पब्लिक नेचर का है और ये कंडीशन फुलफिल होती है तो हाँ होगा। अगर पार्टी सेम है तो सेक्शन 34 में रिलेवेंट हो जाएगा। और अगर पार्टी सेम है और क्रॉस करने का अपॉर्चुनिटी और राइट दोनों थे पहले सूट में, और सब्सटेंशियली जो इश्यूज थे वो भी सेम थे, और अब मिल नहीं रहा है, तो सेक्शन 27 में रेलेवेंट। लेकिन एविडेंस होनी चाहिए, एविडेंस कोर्ट के सामने ऑलरेडी, वहां की एविडेंस नॉट जजमेंट। एविडेंस अलग है, जजमेंट अलग। तो थोड़ा थोड़ा आपको समझने की कोशिश करनी है। और अगर केवल स्टेटमेंट है, आउट ऑफ कोर्ट दिया गया था, अब फिर भी नहीं मिल रहा है वो व्यक्ति, तो सेक्शन 26 में जो 8 बातें लिखी तो वहां रिलेवेंट। तो सेक्शन 26 एंड 27, 34, 35 एंड 36 एंड 37 सबका कंक्लूजन है ये। और आप इसको दोबारा देख लेना ठीक से एक बार और नोट करके रख लेना, यहां से आपको क्लैरिटी मिलेगी क्वेश्चन को ठीक करने। इसी तरीके से लेजिटिमेसी के थोड़ा सा और आगे बढ़े तो एडॉप्शन। एडॉप्शन में वहां पर क्लियर कर दिया गया कि ये बच्चा एडॉप्टेड बच्चा है एक पर्टिकुलर पर्सन का। तो क्या ये जो एक करेक्टर दिया गया है, यहाँ जो डिसीजन आया इस करेक्टर को देने के लिए, सेक्शन 35 में तो रेलेवेंट नहीं है क्योंकि उन पर्टिकुलर 4 जुरिस्डिक्शन में नहीं आया है। लेकिन क्या ये पब्लिक नेचर का हो सकता है किसी तरीके से? अगर किसी कंडीशन में दूसरे सूट में अगर ये पब्लिक नेचर का है और रेलेवेंट है, तो इसी को डिसाइड करने के लिए पहले सूट में जो जजमेंट आया वो दूसरे सूट में रेलेवेंट हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि सेक्शन 36 आपको समझ आ गई। इसमें बहुत कुछ ज्यादा है नहीं, और इस सेक्शन 36 में जो इलस्ट्रेशन दिया गया है वो इलस्ट्रेशन ही मैंने ऑलरेडी आपको समझाया है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है लाइक कर दीजिए, हाइप करिए, कमेंट करके बताइए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्वाइन भी आप कर लीजिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।